हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आपके एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और आज हम करने वाले हैं इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। अभी तक ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में करा दी हैं। उम्मीद है सारे वीडियोस आपने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोस देख लेना है। अब इतना सब कंप्लीट कराने के बाद एक रिवीजन तो बनता है ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहें। बस तो आज सिंगल शॉट में आपको इस चैप्टर का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। चलिए, तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी या ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस है हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन, रिवीजन का सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। आज सिर्फ एक सिंगल शॉट में, एक वन शॉट में इस चैप्टर का पूरा रिवीजन आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से। और सबसे पहले इस चैप्टर का पार्ट परिचय यानी कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखें भाई कौन कौन सी बातें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। टाइटल है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यानी कि प्रिंटिंग कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो किताबें आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, आखिर इनका इतिहास क्या है, ये कैसे छपी। ठीक है, शुरुआती दौर में भी क्या इसी तरीके की मशीनें होती थी? एक किताब के जैसी दूसरी किताब बनानी है तो क्या सच में फोटोकॉपी मशीन होती थी? क्या ऐसा होता था? अगर नहीं होता था तो क्या होता था? और इन सब मशीनों का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया, कैसे ये प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंची, ये सारी बातें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा इसका शुरुआती छपी किताबें। शुरुआती दौर में किताबें कैसे छापी जाती थी, फिर जापान में मुद्रण, जापान में प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी कैसे आई, जापान के बाद यूरोप में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे आई, यूरोप में मुद्रण कैसे आया। उसके बाद हम जानेंगे गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। जैसे ही यूरोप में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई तो एक व्यक्ति था, कौन? योहान गुटेनबर्ग। योहान गुटेनबर्ग नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। कैसे किया था, किस एक्सपीरियंस के आधार पर किया था, किस नॉलेज के आधार पर किया था, उसका बैकग्राउंड क्या था, ये सारी चीजें जानेंगे। और उसके बाद प्लाटिन क्या होता है। तो योहान गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया था उसी में एक चीज यूज हुई थी जिसे कहा जाता था प्लाटिन। प्लाटिन कैसे वर्क करता था चैप्टर के अंदर हमें पता चलेगा। उसके बाद मुद्रण क्रांति और उसका असर। ठीक है, प्रिंटिंग कल्चर और उसका असर कैसे, प्रिंटिंग की जो एक तरीके से रिवॉल्यूशन आया था, प्रिंटिंग तकनीक का विकास तेजी से हो रहा था, दुनिया के कोने कोने तक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पहुंच रही थी, तो उसका असर क्या हुआ। उसके असर में हमें दिखाई देगा धार्मिक विवाद एवं प्रिंट का डर, मुद्रण और प्रतिरोध। उसके बाद जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बढ़ गई, मार्केट में बहुत ज्यादा किताबें आने लगी, तो लोगों में पढ़ने का जुनून किस हद तक छाया, दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। जी हाँ, यहां से शुरुआत होती है पढ़ने के जुनून के साथ ही लोगों में जागरूकता की, क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के चलते लोग अपने विचारों को किताबों में, मैगजीन्स में, अखबारों में छापने लगे थे। उस समय के जो दार्शनिक होते थे, विचारक होते थे, राष्ट्रवादी लोग जो होते थे, अपने विचारों को छापते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। तो फ्रांस में जो उस समय फ्रांस के लोगों का शोषण हो रहा था, उसी को खत्म करने के लिए, उसी को दूर करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही ये कहा गया था कि निरंकुश शासकों के लिए कहा गया था कि दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। ऑलराइट, तो मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति का क्या संबंध है, मुद्रण संस्कृति यानी कि प्रिंटिंग कल्चर का असर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर कैसे पड़ा, इसको हम जानेंगे। उसके बाद देखें
19वीं सदी के दौर की हम बात करेंगे। 19वीं सदी में क्या होता है आगे जाके प्रिंटिंग कल्चर को लेके, तो नए नए तकनीकी आविष्कार होते हैं, किताबें बेचने के नए नए तरीके हमें देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, क्लियर हो रही है यहां तक की बात। फिर भारत के मुद्रण संसार को हम जानेंगे, भारत में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे आई। ठीक है, भारत में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, जब तक भारत में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक क्या होता था। तो मुद्रण से पहले यानी कि प्रिंटिंग युग से पहले पांडुलिपियां लिखी जाती थी, जो होती थी हस्तलिखित, यानी कि हाथ से लेखन का कार्य किया जाता था। जब मुद्रण संस्कृति भारत आई तो उसका असर कैसा पड़ा भारत पर। फिर धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसों की हम चर्चा करेंगे इस दौरान। मुस्लिमों ने मुद्रण संस्कृति को, प्रिंटिंग कल्चर को कैसे लिया, इसको जानेंगे। प्रकाशन के नए नए रूपों को जानेंगे और उसके बाद महिलाएं और मुद्रण, ठीक है, इसको हम जानेंगे कि महिलाओं पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का असर क्या पड़ा, महिलाओं के लिए इसके क्या फायदे हुए। और बाद में जो है अंग्रेजी सरकार ने भारत में प्रिंट पर, प्रेस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, तो उस दौरान ऐसा क्या हुआ था, क्यों लगाया था, ये सब बातें हम जानेंगे। ऑलराइट, तो ये हुआ हमारा पाठ परिचय। अब जैसा कि इसका पहला टॉपिक था शुरुआती छपी किताबें, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, सबसे पहले कैसे शुरुआती दौर में किताबें छापी जाती थी। तो इसको जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मुद्रण तकनीक, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किस कंट्री में सबसे पहले आई थी। तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। कहां कहां? चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। और ये छपाई हाथ से होती थी, किसी मशीन से नहीं होती थी। ठीक है, तब तक कोई मशीन नहीं थी, तब तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। और कागज का आविष्कार भी कहाँ हुआ था? कागज भी बना था भैया चीन में ही। कहाँ बना था? चीन में ही बना था। तो अब हम बात करते हैं कौन सी ईस्वी की? 594 ईस्वी की। तो 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। क्या हो रहा था 594 ईस्वी से? चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक, काठ का मतलब होता है लकड़ी, तो लकड़ी के ब्लॉक होते थे या लकड़ी की तख्ती होती थी। तख्ती तो समझते हो, जिस पर रख के आप लिखते हो, वैसे एक तख्ती होती थी जिस पर अक्षर उकेरे जाते थे, उस पर स्याही लगाई जाती थी, इंक लगाई जाती थी, फिर उस पे पेपर को बिछाया जाता था, रगड़ा जाता था और वो अक्षर, वो शब्द छप के आ जाते थे किस पे? उस कागज पे। ठीक है, तो चूंकि जो कागज होता था वो बहुत पतला होता था, छिद्रित होता था, उसमें छेद होते थे, तो उसके कारण दोनों तरफ, कागज के दोनों तरफ, जैसे कि मान लो ये कागज है तो इसके दोनों तरफ छपाई जो है बहुत मुश्किल होती थी। अभी आप किताब देखते हो तो दोनों तरफ लिखा होता है, आप अपनी कॉपी में दोनों साइड लिखते हो, लेकिन उस समय ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसीलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। तो पारंपरिक चीनी किताबें जो बनती थी उनको बनाने की शैली को कहा जाता था एकॉर्डियन शैली। वो कैसे बनती थी? किताब के पन्ने इकट्ठे करें, जो भी लिखे गए, ठीक है, उनके किनारों को मोड़ा गया और फिर उसको सिल दिया गया, जिसको कहा जाता था एकॉर्डियन शैली। तो इस तरीके से किताब कोई बन पाती थी इतनी मुश्किल से। फिर देखें अगली बात क्या है, किताबों का सुलेखन। क्या कहा गया है? किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग जो किताबों को लिखते थे, बहुत अच्छे से लिखते थे, ऐसे लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई किया करते थे। यानी कि किताबों को लिखने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? सुलेखक कहा जाता था या खुशखत कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद देखें उस जमाने में किस तरह की किताबें छापी जाती थी और उन्हें कौन पढ़ता था। आखिर कौन सी किताबें थी जो उस जमाने में छापी जाती थी, किन विषयों पर छपती थी और उनको कौन पढ़ता था। तो चलिए जानते हैं इसको भी। तो एक लंबे समय तक चीन का राजतंत्र ही छपे हुए सामान का सबसे बड़ा उत्पादक था। ठीक है, और चीन के प्रशासनिक तंत्र में, यानी कि चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था,
ठीक है, चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसमें सिविल सर्वेंट की भर्ती कैसे होती थी, सिविल सर्विसेज एग्जाम के माध्यम से होती थी। तो उन लोगों के लिए किताबें छापी जाती थी, उस तरीके की किताबें छापी जाती थी। तो उस समय भी चीन के प्रशासनिक तंत्र में कैसे लोगों को अपॉइंट किया जाता था, परीक्षा के माध्यम से, सिविल सर्विस की परीक्षा के माध्यम से। ठीक है, तो उस परीक्षा के लिए चीन का राजतंत्र बड़े पैमाने पर पाठ्य पुस्तकें छपवाता था और 16वीं सदी में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसलिए किताबें छपने की रफ्तार भी बढ़ गई। तो किसके लिए किताबें छापी जाती थी? सिविल सर्वेंट के अभ्यर्थियों के लिए छापी जाती थी, यानी कि जो उसकी परीक्षा देता था और उसी से रिलेटेड किताबें छापी जाती थी। ऑलराइट, ये सवाल भी हल हो गया। फिर अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल स्टूडेंट्स के लिए ही किताबें छापी जाती थी, केवल विद्यार्थियों के लिए ही किताबें छापी जाती थी? तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो 17वीं सदी तक चीन में शहरी परिवेश बढ़ने के कारण, चीन में क्या था, शहरीकरण बढ़ रहा था। ठीक है, लोग गांवों से शहरों की तरफ आ रहे थे। शहरी परिवेश बढ़ने के कारण छपाई का इस्तेमाल कई कामों में होने लगा। अब छपाई जो है केवल बुद्धिजीवियों या अधिकारियों तक ही सीमित नहीं थी कि विद्यार्थियों या ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स और ऑफिसर तक ही छपाई का काम सीमित हो। अब क्या होने लगा, व्यापारी भी, बिजनेसमैन भी रोजमर्रा के जीवन में छपाई का इस्तेमाल करने लगे ताकि व्यापार से जुड़े हुए आंकड़े रखना आसान हो जाए। अब व्यापारी भी अपने रोज के जीवन में छपाई का इस्तेमाल करने लगे थे ताकि व्यापार से जुड़े आंकड़े रखना उनके लिए आसान हो जाए। ठीक है, यानी कि जो बही खाते होते हैं उनमें वो अपना रोजमर्रा का हिसाब किताब लिख पाए। फिर चीन के बाद हम बात करेंगे जापान में प्रिंटिंग की, जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की, जापान में मुद्रण तकनीक की। चलिए, तो अब जापान में कैसे आई है? तो चीनी बौद्ध प्रचारक, यानी कि चीन के जो बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले लोग थे, उन्हें कहा गया है चीनी बौद्ध प्रचारक। वो 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर आए। जापान में आए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। वो प्रिंटिंग तकनीक जानते थे, अपने साथ लेके आए। तो बौद्ध धर्म की किताब छपी एक, जिसका नाम है डायमंड सूत्र। बौद्ध धर्म की किताब डायमंड सूत्र, जो कि 868 ईस्वी में छपी थी, उसको जापानी भाषा की सबसे पुरानी किताब माना जाता है। और हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजो, हिसाब किताब, चाय, अनुष्ठान, फूल साजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय एवं दुकानें भरी पड़ी थी। यानी कि हर एक विषय पर अब धीरे धीरे किताब लिखी जाने लगी थी। जैसे महिलाओं के लिए, संगीत के लिए, हिसाब किताब के लिए, चाय अनुष्ठान के लिए, फूल साजी के लिए, शिष्टाचार के लिए, रसोई पर, हर एक विषय पर किताब लिखी जाने लगी थी। और जिस किताब की बात अभी हमने करी है, डायमंड सूत्र, बौद्ध धर्म की किताब, जो जापानी भाषा की सबसे पुरानी किताब मानी जाती है, जो 868 ईस्वी में छपी थी, उसका एक पेज आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये है डायमंड सूत्र का एक पन्ना। ठीक है, ये डायमंड सूत्र का एक पन्ना है, जहां पर आपको जो है जापानी भाषा में लिखा हुआ दिखाई देगा। हालांकि ना आपको समझ में आनी है ना मुझे समझ में आनी है, वो बात अलग है। ठीक, चलिए अब क्या है, अब देखें यूरोप में मुद्रण का आना, प्रिंटिंग कम्स टू यूरोप, प्रिंटिंग कल्चर कैसे आया, कहाँ, यूरोप में। ठीक है, तो सिल्क रूट के बारे में आपने सुना होगा। सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीनी कागज कहाँ पहुंचा, यूरोप पहुंचा। कैसे पहुंचा? तो एक यात्री था मार्को पोलो, इटली का था। इटली कहाँ का देश है, यूरोप का। तो 1295 में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। तो अपने साथ जो चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक चलती थी उसको लेके लौटा। तो अब इटालियन भी क्या करने लगे, तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्दी ही ये टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में फैल गई। ऑलराइट, फिर क्या हुआ, व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। जैसे जैसे किताबों की मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे पुस्तक विक्रेता यानी कि पुस्तक को बेचने वाले लोग भी विभिन्न देशों में, यूरोप के अलग अलग देशों में अपनी किताबों को बेचने लगे।
ठीक है। तो इस तरीके से यूरोप में भी प्रिंटिंग कल्चर आ चुका था। किसके माध्यम से? सिल्क रूट के माध्यम से। सिल्क रूट, रेशम मार्ग की चर्चा हो रही है। कहाँ था ये सिल्क रूट? कहाँ था, कहाँ है? तो भाई चीन में है। चीन में सिल्क रूट प्रारंभ होता है, जो प्राचीन ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई सारे देशों में सामान का निर्यात होता था। वहां से वापसी में भी चीजें लौट के आती थी। तो ठीक है, उसी रास्ते से सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीनी कागज भी कहां पहुंचा? यूरोप पहुंचा। ऑलराइट, क्लियर कहानी? यहां तक कोई डाउट? तो चीन, जापान, कोरिया, यूरोप, यहां तक की बात हम कर चुके हैं। अभी भारत की बात बाकी है भाई। ठीक है, तो जल्दी से चेक करके बताओ कि लाइक शेयर बराबर से हो रहा है ना? चला जाए फिर आगे। चलिए चलते हैं। आगे की बात यह है कि अब सिर्फ अमीर लोगों के यहां ही सुलेखक नहीं पाए जाते थे। सुलेखक का मतलब क्या बताया था? जिनकी लेखन शैली बहुत अच्छी है। तो पहले क्या होता था, जब मुद्रण क्रांति आई थी, तब तक सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ ही अच्छे लेखक पाए जाते थे। अब जो है सिर्फ अमीरों के यहाँ ही नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता यानी कि पुस्तकों को बेचने वाले जो लोग हैं, उनके यहाँ भी अब सुलेखक पाए जाने लगे। यानी कि पुस्तक विक्रेता अब सुलेखक को रोजगार देने लगे थे। और आम तौर पर एक विक्रेता के यहाँ यानी कि एक पुस्तक बेचने वाले के यहाँ 50 कातिब काम किया करते थे। कातिब का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 50 कातिब काम किया करते थे। कातिब का मतलब होता है सुलेखक, जो लेखन कार्य करते थे। ऑलराइट, बात आ रही है समझ में? ठीक है, यानी कि अब हर एक पुस्तक विक्रेता के पास अच्छे अच्छे लिखने वाले लोग थे, जिनकी लेखन शैली बहुत अच्छी थी, जिनको कातिब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखना, यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि कातिब किसे कहा जाता है। ऑलराइट, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे किताबों की मांग बढ़ती गई। ठीक है, किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पुस्तक विक्रेता सुलेखक या कातिब को रोजगार देने लगे, ताकि उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा किताबें लिखी जाएं और ज्यादा से ज्यादा किताबों को वो बेच पाएं, लोगों की डिमांड को पूरा कर पाएं। फिर हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग को पूर्ण कर पाना असंभव था। अब हस्तलिखित पांडुलिपियां जो होती थी वो हाथ से लिखी जाती थी, जिनको लिखने में काफी ज्यादा समय लगता था, ज्यादा पैसा लगता था। एक किताब की दूसरी कॉपी करने में बहुत ज्यादा समय लगता था। तो जितनी डिमांड बढ़ रही थी, उस हिसाब से हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी, मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी कॉपी करना, नकल उतारना का मतलब है कि एक किताब जैसी है वैसे ही सेम टू सेम दूसरी किताब बनाना। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य, बहुत ज्यादा समय भी लगता था इसमें, और श्रम साध्य यानी कि मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती थी। ठीक है, फिर पांडुलिपि अक्सर नाजुक भी होती थी। अब हाथ से लिखी हुई एक किताब है, ठीक है, जिसके एक ही तरफ कुछ लिखा जा सकता है। अगर दूसरी तरफ लिखेंगे तो एक तरफ का कुछ नहीं दिखेगा, ना दूसरी तरफ का कुछ भी समझ में आएगा। इतनी नाजुक होती थी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत कठिन था, उनका रखरखाव कठिन था। ठीक है, तो इसीलिए इन सब कारणों के चलते पांडुलिपियों का प्रचलन बहुत ही सीमित रहा। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात? अब डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन पांडुलिपियां जो हाथ से लिखी गई किताबें होती हैं, वो उस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही हैं। फिर क्या हुआ? मुद्रित किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लोकप्रिय होता गया। और जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से प्रिंटिंग होती थी, उससे किताबें छपती थी, वो थोड़ी जल्दी छप जाती थी, उनमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी, उतना खर्चा नहीं आता था। तो जब किताबों की डिमांड बढ़ने लगी, मुद्रित किताबें यानी कि प्रिंटेड किताबों की डिमांड जब बढ़ने लगी, तो उसके चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर होता गया। फिर मुद्रित किताबों को तेजी से छापने के लिए नई तकनीक का आविष्कार बहुत जरूरी था। अब डिमांड बढ़ती जा रही है, तो कोई एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी तो चाहिए जिससे जल्दी जल्दी किताबें छपें और कम समय में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किताबें छपें। ठीक है, तो इसके लिए एक नई तकनीकी, नई इनोवेशन की आवश्यकता थी। और 1430 के दशक में अब असली कहानी शुरू होती है। यहां से 1430 के दशक में स्टेटबर्ग के निवासी योहान गुटेनबर्ग,
ठीक है, कहाँ का निवासी था? स्टेटबर्ग का निवासी था, जिसका नाम था योहान गुटेनबर्ग। उसने अंततः ये आविष्कार कर दिखाया, यानी कि एक प्रिंटेड मशीन योहान गुटेनबर्ग ने बना डाली। ऑलराइट, ये तस्वीर जो है आपको यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है, ये है योहान गुटेनबर्ग की, और यही थे प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस दुनिया में अगर किसी ने बनाया था टेक्निकली, तकनीकी माध्यम से, तो वो थे कौन? योहान गुटेनबर्ग। ऑलराइट, चलिए अब देखो भाई, कहानी सुनते हैं गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस की। योहान गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया वो कैसे बनाया, कब बनाया, किन अनुभवों के आधार पर बनाया, कहां से उनको इंस्पिरेशन मिली बनाने की। तो देखें, योहान गुटेनबर्ग के जो पिता थे वो व्यापारी थे। सबसे पहले योहान गुटेनबर्ग के हम बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। ठीक है, इनके बैकग्राउंड को समझ के ही आपको ये कहानी पता चलेगी कि इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को कैसे बनाया। तो योहान गुटेनबर्ग के पिता जो थे वो व्यापारी थे, और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़े हुए थे। ठीक है, यानी कि व्यापार के साथ साथ इनके यहाँ खेती बाड़ी भी होती थी। दो बातें सीख ली। ठीक है, अब देखो, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा यहाँ से, असली मुद्दे की बात है यहाँ से। तो जो योहान गुटेनबर्ग था वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीन देखते आया था, यानी कि उसके यहाँ ऐसी मशीनें थी जिनसे तेल निकाला जाता था। और बाद में और उसने क्या सीखा, याद रखना भाई, इस लाइन को याद ही रखना है। ठीक है, क्यों, वो आगे पता चलेगा। फिर बाद में और क्या क्या सीखा योहान गुटेनबर्ग ने, तो उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी कि पत्थर को पॉलिश कैसे किया जा सकता है। फिर सुनारी यानी कि सोने का काम सीखा उसने, और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल करी। शीशा यानी कि कांच की विभिन्न आकृतियां भी बनाना सीख लिया था गुटेनबर्ग ने। अब इतनी सारी चीजें उसने सीख ली, इतना ज्यादा उसके पास एक्सपीरियंस हो गया, नॉलेज मिल गया, तो उसी ज्ञान, उसी नॉलेज और उसी अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस का यूज उसने कहाँ किया? अपने नए इनोवेशन में किया, अपने नए आविष्कार में किया। कौन सा नया आविष्कार? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। और जो जैतून पेरने की मशीन थी, तेल निकालने की मशीन थी, वही इस आविष्कार का क्या बनी? इंस्पिरेशन बनी। तो जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बनी, और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। जो इसका सांचा था उसका उपयोग किस लिए करता था? अब भाई प्रिंटिंग प्रेस बनाना है तो अक्षर ही प्रिंट होंगे ना, तो अक्षरों को भी बनाना पड़ेगा। तो अक्षरों को कैसे बनाया? एक धातु से बनाया, मेटल से बनाया, जैसे कि ABCD या कुछ भी। ठीक है, ये जो अक्षर होते थे, लेटर होते थे, इनको कैसे बनाया? धातु की आकृतियों के द्वारा बनाया। फिर गुटेनबर्ग ने 1448 तक, कब तक? गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया। 1448 तक उसने अपना प्रिंटिंग प्रेस बना लिया, और इससे जो सबसे पहली पुस्तक छपी थी, योहान गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से सबसे पहली जो पुस्तक छपी थी वो थी बाइबल। याद रखना है ये बात भी, यहाँ से भी सीधा सवाल आता है कि गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया था उससे सबसे पहली किताब कौन सी छपी थी? बाइबल छपी थी। ऑलराइट, फिर क्या होता है? शुरू में छपी किताबें अपने रंग रूप में और साज सज्जा में हस्तलिखित जैसी ही थी। जो शुरू में इसके प्रिंटिंग प्रेस से किताबें छपती थी गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से, वो किताबें अपने रंग रूप में और साजो सज्जा में, यानी कि देखने में ऐसी लगती थी कि जैसे हाथ से ही छपी हो। फिर 1440 से 1550 के बीच में यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लगा दिए गए। छापे खाने यानी कि प्रिंटिंग के कारखाने लगा दिए गए। कब से कब तक? 1440 से 1550, यानी कि लगभग 110 साल के बीच में यूरोप के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में प्रिंटिंग प्रेस लगा दिए गए, प्रिंटिंग के कारखाने लगा दिए गए, जहां पर योहान गुटेनबर्ग की मशीन से ही काम होता था। ऑलराइट, क्लियर कहानी? अब देखो, अब हम समझेंगे कि प्लाटेन क्या होता है। प्लाटेन, एक नई चीज जानने को मिलेगी। ठीक है योहान गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस का ही ये पार्ट है, लेकिन ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। देखें,
तो लेटर प्रेस छपाई में, अब ये जो धातुओं के उसने लेटर बनाए थे, इनको प्रेस करके ही छपाई होगी ना। तो लेटर प्रेस छपाई में प्लैटेन क्या है? प्लैटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबा दिया जाता है और टाइप की छाप ले ली जाती है। और पहले यह बोर्ड काठ का होता था, यानी कि लकड़ी का होता था, और बाद में ये किसका बनने लगा? इस्पात का बनने लगा। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात? ये देखो, जो यूरोप की पहली छपी किताब थी गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से जो किताब छपी थी वो छपी थी बाइबल। उसी का एक पन्ना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये देखें, एक मुद्रक की वर्कशॉप 16वीं सदी की ये बात है उस दौर की जब यूरोप के ज्यादातर देशों में प्रिंटिंग के कारखाने लगाए जाने लगे थे, छापे खाने लगाए जाने लगे थे। तो उन्हीं में से ये एक तस्वीर है एक छापे खाने की या प्रिंटिंग प्रेस के कारखाने की। ऑलराइट, चलिए, तो छापे खाने का आविष्कार जो हुआ था महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। जो छापे खाने के आविष्कार हो रहे थे उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई नाटकीय रूप से किसी चीज की शुरुआत हुई है। पुस्तक उत्पादन के जो नए नए तरीके दुनिया में आ रहे थे उसने लोगों की जिंदगी ही बदल दी थी। और इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से, संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। यानी कि अब हर एक व्यक्ति को हर एक जगह की इंफॉर्मेशन मिलने लगी, हर एक तरीके का नॉलेज मिलने लगा। लोग किताबें पढ़ने लगे, अखबार पढ़ने लगे, मैगजीन्स पढ़ने लगे, उससे उनका नॉलेज बढ़ रहा था, उससे उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही थी। और हर एक संस्था यानी कि हर एक इंस्टीट्यूशंस और उस पर्टिकुलर देश की सत्ता यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम से उनका रिश्ता ही बदल गया था। यानी कि अब हर एक चीज को लोग जानने लगे थे। इससे क्या क्या बदला? प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से, मुद्रित सामग्री से, प्रिंटेड किताबों से, अखबारों से, मैगजीन से क्या बदला? दुनिया में क्या बदलाव आया? लोक चेतना बदली और लोगों का नजरिया बदला हर एक चीजों को देखने का। क्योंकि अभी तक हर एक चीज या तो लोग परिचित ही नहीं थे चीजों से, बातों से, घटनाओं से, या काल्पनिक रूप में हर एक चीज को देखते थे। अब हर एक चीज उन्हें प्रत्यक्ष नजर आ रही थी। ऑलराइट, चलिए, अब जन्म होता है एक नए पाठक वर्ग का। पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला। ठीक, तो देखें, छपाई से किताबों की संख्या बढ़ी। ठीक है, जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया 1440 से 1550 के बीच में यूरोप के कई सारे देशों में कई सारे छापे खाने यानी कि प्रिंटिंग कारखाने लगाए गए, तो उससे किताबों की संख्या बढ़ती गई। ठीक है, और कीमतें गिरने लगी, यानी कि अब ज्यादा मात्रा में किताबें छपने लगी तो कम कीमत पर लोगों को किताबें उपलब्ध होने लगी। जब कोई भी चीज कम मात्रा में उपलब्ध होती है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है, और जब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है तो उसकी कीमत थोड़ी कम होती जाती है। ठीक है, तो जब कीमतें गिरने लगी तो किताबों तक पहुंच आसान हो गई लोगों की, और किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। ऑलराइट, फिर क्या होता है? किताबों से पढ़ने की एक नई संस्कृति तो विकसित हुई, परंतु उस समय यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं शताब्दी तक साक्षरता दर सीमित थी। लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ना चाहते थे। ठीक है, पढ़ना चाहते थे, पढ़ने की एक नई संस्कृति डेवलप हुई, किताबें ज्यादा से ज्यादा छपने लगी, उनकी कीमत गिर गई, लोग आसानी से किताबों को खरीद लेते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी तक साक्षरता की दर यूरोप में, लिटरेसी रेट बहुत कम था। अब देखें, अब जो किताबें छापने वाले लोग होते हैं, प्रकाशक होते हैं, पब्लिशर होते हैं, उनके लिए अब ये सवाल था कि जो छपी हुई किताबें हैं उन किताबों के प्रति लोगों के मन में इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए, लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे किताबों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो अब उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला। क्या तरीका ढूंढ निकाला? ये तरीका ढूंढ निकाला कि लोकगीत और लोक कथाएं छापेंगे अब हम। अब आप कहेंगे कि ये लोकगीत और लोक कथाएं होती क्या हैं? बताओ जल्दी से, क्या होती हैं लोकगीत या लोक कथाएं? कई बार मैंने इसके बारे में आपको बताया है, तो बता दो जल्दी से, क्या होती हैं लोकगीत या लोक कथाएं? किसी पर्टिकुलर रीजन की जो लैंग्वेज होती है या जो उनकी बोली होती है या भाषा होती है, उसी भाषा या बोली में छापे जाने वाले या लिखे जाने वाले गीत और कहानियों को हम क्या कहते हैं? लोकगीत और लोक कथाएं कहते हैं।
बात आ रही समझ में? जैसे कि मान लो आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में आप अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। मान लो कि आप बुंदेलखंड के हैं या बघेलखंड के हैं, ठीक है, बात आ रही समझ में, या मालवा क्षेत्र के हैं। क्लियर हो रही बात? आप मान लो यूपी से हैं तो यूपी में भी उसी क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाएंगी, अवधी भाषा, ब्रज भाषा। आप बिहार के हैं तो आपको वहाँ पर मगधी भाषा सुनने को मिलेगी, बोली सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो हर एक रीजन की जो वहाँ की पर्टिकुलर भाषा होती है, बोली होती है, उसी में लोकगीतों और लोक कथाओं को छापना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानी कि सचित्र होती थी। एक तो पहली बात तो उन्होंने उनकी ही भाषा में हर एक चीज को प्रिंट करना चालू किया। दूसरी बात, जो चीज वो लिख रहे हैं, जो बात वो लिख रहे हैं किताब में, उसकी इमेज भी वो छापते थे ताकि लोग पढ़ें भी और उस इमेज को देखें भी और उन्हें पता चले कि हाँ वास्तव में बात क्या है। तो ऐसी किताबें जब छपने लगी तो लोगों का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगा किताबों के प्रति, ठीक है। और फिर उन किताबों को, अब भाई साक्षरता दर बहुत कम थी यूरोप की उस समय, लिटरेसी रेट बहुत कम था, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन लोग सुन तो सकते हैं, सुन के समझ तो सकते हैं, ठीक है। तो उन किताबों को क्या किया जाता था, सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया और सुनाया जाता था। यानी कि जहां पर पब्लिक गैदर होती थी, इकट्ठा होती थी, वहां पर उन किताबों को अगर लोकगीत है तो गा के सुनाते थे, लोक कथा है तो भाई कह के सुनाते थे, ठीक है। तो इस तरह अब देखना भाई कितनी बेहतरीन बात यहाँ पर लिखी है कि इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई। जी हाँ, मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मुद्रित संस्कृति यानी कि प्रिंटिंग कल्चर की बात कर रहे हैं, प्रिंटेड किताबों की बात कर रहे हैं। अब उन किताबों को पढ़कर और गाकर सुनाया जाने लगा है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जब पढ़कर सुना रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक, ठीक है। तो अब मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई, यानी कि अब एक नया पाठक वर्ग उभरा, उसने लोगों को उन किताबों को पढ़ के सुनाया, ठीक है, और छपी हुई सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित होने लगी। मौखिक और मुद्रित संस्कृति के बीच विभाजन रेखा धुंधली पड़ गई और श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल गए। श्रोता वर्ग यानी कि जो सुनने वाला था, पाठक वर्ग जो पढ़ के सुनाता था लोगों को, तो ये दोनों आपस में घुल मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से बात होती है। फिर अब बात आती है धार्मिक विवाद एवं प्रिंट का डर। क्या कहानी है भाई इसके पीछे, धार्मिक विवाद एवं प्रिंट का डर। तो देखें, अधिकांश लोगों को यह भय था कि अगर मुद्रण पर नियंत्रण नहीं किया गया, प्रिंटिंग कल्चर को कंट्रोल में नहीं लाया गया, तो विद्रोही और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे, क्योंकि हर एक विषय पर लिखने की आज़ादी थी। धर्म को लेकर भी लोग लिखते थे, दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज भी करते थे, जिससे धार्मिक विवाद उत्पन्न होने की संभावना थी। तो ज़्यादातर लोगों को ये डर था कि अगर इस प्रिंटिंग पर कंट्रोल नहीं किया गया तो विद्रोही और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। फिर एंट्री होती है एक धर्म सुधारक मार्टिन लूथर की, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का वर्णन किया, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि हर एक विषय पर लिखने की सबको आज़ादी है, सब अपने विचारों को लिख रहे हैं। अब मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया कि जो ईसाइयों का कैथोलिक चर्च होता है उसमें जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उनका वर्णन लिखना इन्होंने चालू कर दिया, ठीक है। फिर टेस्टामेंट के लूथर के तजुर्मे के कारण चर्च का विभाजन हो गया, ठीक है। तो जो लूथर ने अनुवाद करके बताया था, तजुर्मे को यहाँ पर अनुवाद या ट्रांसलेशन कहा गया है, तो उस अनुवाद के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से जो इन्होंने कैथोलिक चर्च की कुरीतियों यानी कि बुराइयों का वर्णन किया था, उसके कारण चर्च जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की यहीं से शुरुआत हो गई, यानी कि कैथोलिक एक तरफ हो गए और प्रोटेस्टेंट एक तरफ हो गए। यहीं से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजन चालू हुआ था, ठीक है। अब देखें, अब जो धर्म विरोधी लोग थे
उनको सुधारने के लिए क्या किया रोमन चर्च ने, उनने इक्वेजिशन आरंभ कर दिया और 1558 में रोमन चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की सूची प्रकाशित कर दी। अब रोमन चर्च ने क्या किया, ऐसी किताबें फाइंड करी कि जो धर्म विरोधी बातें करती हैं या उनके विरोध में बोलती हैं, उनको क्रिटिसाइज करती हैं। ठीक है, तो ऐसी किताबों की एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को क्या कर दिया, उस लिस्ट को पब्लिश कर दिया कि भाई ये वाली किताबें, जो इस लिस्ट में किताबें लिखी हुई हैं, वो किताबें अब जो है प्रतिबंधित होंगी, ऐसी किताबें छपनी नहीं चाहिए। ऑलराइट, फिर क्या होता है, फिर मुद्रण और प्रतिरोध। ठीक है, सारी बातें अपन करेंगे कि कैसे धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर पैदा हुआ था, कैसे उन सब बातों का प्रतिरोध होता था। तो अब देखें 16वीं सदी में क्या होता है। 16वीं सदी में इटली के एक किसान है मनेकियो, इसका नाम आपको याद रखना है, अक्सर पूछा जाता है मनेकियो कौन था, तो आप बता देंगे इटली का एक किसान था। ठीक है, तो 16वीं सदी में इटली के किसान मनेकियो ने क्या किया, अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू किया। ठीक है, उसके आसपास के एरिया में जो भी किताबें अवेलेबल होती थी, मनेकियो उन किताबों को पढ़ा करता था। ठीक है, और अब उन किताबों के आधार पर, जो उसने किताबें पढ़ी थी, जो बातें उसमें लिखी थी, उसके आधार पर, उन किताबों के आधार पर मनेकियो ने क्या किया, बाइबल के नए नए अर्थ लगाना चालू कर दिए। ठीक है, और अपने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। ठीक है, मनेकियो ने क्या किया, अपने इलाके में जो किताबें अवेलेबल थी उन किताबों को पढ़ा और उन किताबों के आधार पर बाइबल के अलग अलग अर्थ लगाने चालू कर दिए और अपने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार भी बनाए मनेकियो ने कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे गुस्सा हो गया। ठीक है, तो ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इक्विजिशन शुरू किया तो मनेकियो को 2 बार पकड़ा गया। इक्विजिशन का मतलब क्या है कि जो धर्म विरोधी बातें करेगा, उनके विरोध में बात करेगा, उनको पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, तो उसको 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार मनेकियो को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। ऑलराइट, फिर क्या होता है, रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई। जो पुस्तक को पब्लिश करते थे, पुस्तक को बेचते थे, उन पर कई तरीके की पाबंदियां लगाई और 1558 में क्या हुआ, प्रतिबंधित किताबों की एक सूची अपने पास रखने लगे कि अब ये किताबें मार्केट में नहीं आनी चाहिए। फिर अब हम जानेंगे पढ़ने के जुनून के बारे में, कैसे लोगों में पढ़ने का जुनून जागा, द रीडिंग मैनिया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। बात है 17वीं और 18वीं सदी की। कब की, 17वीं और 18वीं सदी की। तो 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में साक्षरता के स्तर में काफी सुधार हुआ। यूरोप में लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अभी तक क्या था, यूरोप में लिटरेसी रेट बहुत कम था, लेकिन किताबें बहुत ज्यादा मात्रा में छप रही थी। फिर इंटरेस्ट को जगाने के लिए क्या किया, पुस्तकों के प्रति इंटरेस्ट को जगाने के लिए लोकगीत, लोक कथाओं के माध्यम से लोगों को पढ़ाया, सुनाया, लोगों का इंटरेस्ट जागा। अब जो है धीरे धीरे करके यूरोप में साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट बढ़ता गया, सुधार हुआ उसमें। और 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ भागों में साक्षरता का स्तर 60 से 80% तक पहुंच चुका था। ठीक है, फिर देखें पत्रिका यानी कि मैगजीन, उपन्यास यानी कि नोवेल, पंचांग यानी कि कैलेंडर। उस समय छपकर बिकने वाले सबसे ज्यादा जो प्रिंटेड सामग्री थी वो क्या थी, मैगजीन्स, नोवेल, कैलेंडर यानी कि पत्रिकाएं, उपन्यास और पंचांग, ये सब सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें हुआ करती थी। ठीक है, और छपाई के कारण वैज्ञानिकों और तर्कशास्त्रियों के नए विचार और नई खोज सामान्य लोगों तक आसानी से पहुंचने लगे। अब प्रिंटिंग कल्चर आ गया था तो साइंटिस्ट भी अपनी बातें लिखने लगे थे, अपनी खोज के बारे में लिखने लगे थे, तर्कशास्त्री अपने विचारों के बारे में लिखने लगे थे, और वो सारी चीजें अब सामान्य लोग यानी कि आम जनता तक आसानी से पहुंचने लगी थी। और किसी भी नए आइडिया को अब अधिक से अधिक लोगों के साथ बांटा जा सकता था। जिसके मन में जो आइडिया आता था वो लिखकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचा सकता था और उस पर बेहतर बहस भी हो सकती थी, यानी कि चर्चा भी हो सकती थी। ऑलराइट, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा था, प्रिंटिंग कल्चर के माध्यम से। अब जो है अखबारों में और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की भी खबरें हुआ करती थी।
किसमें? अखबारों में और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की, दूसरे देशों की खबरें भी हुआ करती थी। और इसी के साथ वैज्ञानिकों ने भी अपनी खोजों को प्रकाशित करना चालू कर दिया। वैज्ञानिक जो भी सर्च करते थे, जो भी खोज करते थे, जो भी रिसर्च करते थे, उसको जो है उन्हें अपना पब्लिश करना चालू कर दिया, प्रकाशित करना चालू कर दिया। और जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए, तो आगे जाके टॉमस पेन, वॉल्टेयर, जियां जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। ठीक है, बात आ रही समझ में? यानी कि अब हर एक क्षेत्र की किताबें, हर एक सब्जेक्ट की किताबें, हर एक घटना जो है अखबारों में, मैगजीन्स में, किताबों में छपने लगी थी। लोग हर एक चीज से परिचित हो रहे थे और लोगों में धीरे धीरे पढ़ने का जुनून जाग रहा था। ऑलराइट, फिर विज्ञान, तर्क और विवेकवाद उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे थे। यानी कि विज्ञान की बातें, लॉजिक की बातें, विवेक बुद्धि की बातें भी अब जनता के बीच पॉपुलर हो रही थी। यानी कि हर एक मैटर को, हर एक सब्जेक्ट को जनता जानना चाहती थी। ऑलराइट, चलिए, तो ये होता है भाई पढ़ने का जुनून। अब देखो भाई, अब एक बहुत ही अच्छी बात आपको जानने को मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसको रिलेट करना है आपको कहां से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। बताइए भाई जल्दी से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? कौन बताएगा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? वो डेट बताओ, वो ईयर बताओ जल्दी से, क्योंकि कनेक्टिविटी यहीं से पूरी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। ये जो आप डायलॉग देख रहे हो, दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम, इसका सीधा कनेक्शन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो 9th क्लास में आपने हिस्ट्री में चैप्टर 1 में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी कब? 14 जुलाई 1789 को हुई थी, बहुत सुबह सुबह। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायलॉग लिखा है, दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। तो दुनिया के जालिमों किसे कहा गया है? कोई बता सकता है? इसको कैसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कनेक्ट करोगे? इसको कैसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कनेक्ट करोगे? बताओ भाई जल्दी से। दुनिया के जालिमों, निरंकुश शासकों को कहा गया है, जिनका यूरोप में निरंकुश और तानाशाही शासन था। जैसे कि फ्रांस में किसका था? फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले तक किसका शासन था? लुई 16वां। ठीक है, किसका शासन था? लुई 16वां का था ना। ऑलराइट, चलिए, तो देखें, कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। अब लोग हर एक सब्जेक्ट पे किताबें पढ़ रहे थे, हर एक सब्जेक्ट की किताबें अवेलेबल थी, हर एक विषय पर मैटर अवेलेबल था। तो अब लोगों को ये लगता था कि अब हमें हर एक चीज की जानकारी मिल रही है। अभी तक हम कहाँ थे? हम घोर अंधकार में थे। लेकिन अब हमारे पास नॉलेज है और उस नॉलेज के बेस पर अब हम ये कह सकते हैं कि ये किताबें ही हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकती हैं। ठीक है, तो निरंकुशवाद और आतंकी राज सत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर किताबें ही ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। अभी तक किसका राज था? निरंकुशवाद का राज था, आतंकी राज था, तानाशाही राज था, जिसमें राजा जो होता है सिर्फ खुद के अनुसार शासन को चलाता है। उसको ना जनता की पड़ी रहती है ना किसी और की। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के डंडे के बल पर शासन चलाता है। तो अब जनता क्या सोचने लगी थी कि किताबें ही अब ऐसा दौर लाएंगी कि जब निरंकुशवाद और आतंकी राज सत्ता से मुक्ति मिलेगी और विवेक और बुद्धि का राज होगा। जी हाँ, तो 18वीं सदी में, कब की बात हो रही है? 18वीं सदी में फ्रांस के एक नए उपन्यासकार लुई सेबेस्तियन मर्सिये ने घोषणा करी कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। ये डायलॉग याद कर लो, ये पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट किसने कहा था। ऑलराइट, तो 18वीं सदी में फ्रांस के एक उपन्यासकार हैं, उपन्यासकार उसे कहा जाता है जो नोवेल को लिखता है। ठीक है, उनका नाम है लुई सेबेस्तियन मर्सिये। लुई सेबेस्तियन मर्सिये ने क्या कहा
एक घोषणा करी कि छापा खाना यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग के कारखाने हैं, वो ही प्रोग्रेस करने का सबसे ताकतवर औजार है, सबसे ताकतवर हथियार है। और इससे बन रही जनमत की आंधी में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? किताबों की तरफ। जनमत कहां जा रहा है? लोगों का मत कहां जा रहा है? किताबों की तरफ जा रहा है। तो इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ठीक है, जो लुई 16वां जैसे शासकों का शासन था वो अब खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त, यानी कि आश्वस्त का मतलब क्या है कि वो इसके प्रति उसको दृढ़ विश्वास था कि ये जो छापे खाने हैं, प्रिंटिंग के कारखाने हैं, किताबें हैं, ये ही दुनिया को बदलेंगी। ठीक है, तो उसमें मर्सिये ने क्या कहा है? इस विश्वास के साथ लुईस सेबेस्टियन मर्सिये ने कहा है कि हे निरंकुशवाद शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे अब तुम हिल उठोगे। ऑलराइट, बात आ रही समझ में? इसलिए लुईस सेबेस्टियन मर्सिये ने निरंकुशवादी शासकों को कहा है कि दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आगे। अब देखें मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। अब कनेक्ट करते हैं इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो देखें, कई इतिहासकारों का मानना यह है कि प्रिंट संस्कृति ने, प्रिंटिंग कल्चर ने ऐसा माहौल बनाया जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। जी हाँ, और इनमें से कुछ कारण निम्नलिखित हैं। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के शुरू होने में मुद्रण संस्कृति की क्या भूमिका थी, ये सवाल सीधा पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति यानी कि प्रिंटिंग कल्चर और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो कई इतिहासकारों का यह मानना था कि प्रिंट संस्कृति ने, यानी कि मुद्रण संस्कृति ने या प्रिंटिंग कल्चर ने एक ऐसा माहौल बनाया है जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। इनमें से कुछ कारण आपके सामने हैं। पहला कारण क्या है कि छपाई के चलते विचारों का प्रसार। अब प्रिंटिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा किताबें छप रही थी, हर एक विषय पर किताबें छप रही थी, तो हर तरीके का विचारों का क्या हो रहा था? प्रसार हो रहा था, हर तरीके के विचार फैल रहे थे। तो उनके लेखन ने परंपरा, अविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना करी। रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया। चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर भी हमला किया और छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि फ्रांस में सामाजिक विभाजन किस तरीके से था, फ्रांस का समाज कितने भागों में बटा था, वो कौन कौन से भाग थे। तेजी से कमेंट आना चाहिए भाई। ठीक है, उसी के आधार पर आप सारी चीजें समझ पाओगे। बता दो जल्दी से, फ्रांस का सामाजिक विभाजन, फ्रांस का सामाजिक विभाजन कौन बताएगा भाई? फ्रांस का सामाजिक विभाजन कितने भागों में बटा था फ्रांस का समाज? तो फ्रांस का समाज बटा था भाई 3 भागों में बटा था। पहला है आपका कुलीन वर्ग, जिसमें ये लुई 16वां नाम के राजा हुआ करते थे, जैसे अन्य राजा भी हुआ करते थे, रानी भी हुआ करती थी इनकी। ठीक है, दूसरा होता था यहाँ पर पादरी वर्ग यानी कि चर्च। तीसरी होती थी बेचारी आम जनता, जनसाधारण। अब जो ऊपर के जो 2 वर्ग थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इनको थे स्पेशल राइट्स, इनको थे विशेषाधिकार, लेकिन आम जनता के पास कोई विशेषाधिकार नहीं थे और आम जनता भरती थी भैया टैक्स, हर एक चीज पर कर भरती थी। और कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग बैठ के खाते थे, एक तरीके से कहा जाए तो इन्हें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। आम जनता टैक्स भरती थी, कोई अधिकार नहीं थे, कोई राइट्स नहीं थे। इनके पास सारे स्पेशल राइट्स थे, बाय बर्थ स्पेशल राइट्स थे इनके पास, जन्म से ही विशेषाधिकार थे। लेकिन आम जनता के पास कोई राइट ही नहीं था, आम जनता परेशान थी। तो छपाई के चलते विचारों का होता है प्रसार। उनके लेखन ने परंपरा, अविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना करी, यानी कि पादरी और कुलीन वर्ग को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, रीति रिवाजों की जगह जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग रीति रिवाजों के सिद्धांतों के आधार पर शासन को चलाना चाहता था, तो उन रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया। फिर चर्च की धार्मिक
यानी पादरी वर्ग और राज्य की निरंकुशता यानी कि कुलीन वर्ग पर हमला किया। और छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। आम जनता जाग उठी कि भाई साहब हमारे राइट्स हैं, अब हम इनको नहीं दबेंगे। इसलिए कहा था कि दुनिया के जालिमों, ये हैं दुनिया के जालिम, दुनिया के जालिमों अब हिल उठोगे तुम। ठीक, क्लियर है बात? यहां तक ऑल राइट, ऑल क्लियर? तो जल्दी से एक बार लाइक शेयर कर दो अगर अभी तक ना किया हो, और अगर अभी अभी आप पधारे हमारे चैनल पर तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ऑल राइट, चलिए। तो अगली बात है कि 19वीं सदी में यूरोप में साक्षरता में जबरदस्त उछाल आया। क्या कहा गया है? 19वीं सदी में यूरोप में साक्षरता में जबरदस्त उछाल आया और इससे पाठकों का एक ऐसा नया वर्ग उभरा जिसमें बच्चे, महिलाएं और मजदूर शामिल थे। कौन कौन शामिल था? कौन कौन शामिल था? बच्चे, महिलाएं और मजदूर शामिल थे पढ़ने में। जी हाँ, महिलाएं पढ़ने लगी थी, बच्चों के हिसाब से भी किताबें छपने लगी थी, मजदूर वर्ग भी किताबों को पढ़ने लगा था। जी हाँ, तो अब बच्चे जो है मैच्योर होते हैं, आप परिपक्व होते हैं, कच्ची उम्र होती है, जैसा उनको सिखा दो वो सीख जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, यानी कि मिट्टी को जिस आकार में आप ढाल दोगे वो ढल जाएगी। वैसे ही बच्चे हैं, तो बच्चों की कच्ची उम्र और अपरिपक्व दिमाग यानी कि मैच्योर माइंड को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए अलग से किताबें लिखी जाने लगी। ठीक है, कई लोग कथाओं को बदलकर लिखा गया ताकि बच्चे उन्हें आसानी से समझ सकें। ठीक है, फिर महिलाओं की हम बात कर लेते हैं। बच्चों की तो बात हो गई, अब देखें महिलाएं। कई महिलाएं पाठिका के साथ साथ लेखिका भी बन गई। पढ़ तो रही थी महिलाएं, साथ साथ महिलाएं लेखिका भी बन गई, राइटर्स भी बन गई, लिखने का काम भी करने लगी। ठीक है, और इससे उनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई। फिर अब देखो भाई, एक बहुत ही नया कंसेप्ट आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर। किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय यानी कि रेंट पर जो आपको है अब लाइब्रेरी से किताबें मिलेगी। ठीक है, तो किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी 17वीं सदी में ही प्रचलन में आ गए थे, जहां पर आप रेंट पे किताब को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उस तरह के पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरीज में कौन कौन आते थे पढ़ने के लिए? व्हाइट कॉलर मजदूर, दस्तकार और निम्न वर्ग के लोग भी अपना अड्डा जमाने लगे थे। क्लियर? अब देखें नए तकनीकी परिष्कार। देखिए अब और प्रिंटिंग में नए नए इनोवेशंस आपको क्या देखने को मिलते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आपको क्या क्या देखने को मिलती हैं, उन पर गौर करिएगा। तो न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति थे, न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो, नाम क्या था इनका? रिचर्ड एम हो। तो न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने 19वीं सदी के मध्य तक शक्ति से चलने वाले, पावर से चलने वाले बेलनाकार प्रेस यानी कि सिलेंड्रिकल प्रेस को बना लिया था। ठीक है, और इस प्रेस से 1 घंटे में, अब ध्यान से सुनना, मात्र 1 घंटे में, मात्र 1 आवर में 8000 पेज छापे जा सकते थे, जिसका आविष्कार रिचर्ड एम हो ने किया था। सिलेंड्रिकल प्रेस तो था, बेलनाकार प्रेस था, उससे 1 घंटे में कितने पेज? 8000 पेज छापे जाने लगे थे। फिर दूसरा इनोवेशन होता है ऑफसेट प्रिंटिंग का। दूसरा इनोवेशन किसका होता है? दूसरा आविष्कार होता है ऑफसेट प्रिंटिंग का। ऑफसेट प्रिंटिंग क्या करती थी? ऑफसेट प्रिंटिंग से कलरफुल प्रिंटिंग होती थी और एक ही बार में 6 कलर से प्रिंटिंग होती थी। ठीक है, तो 19वीं सदी के अंत में ऑफसेट प्रिंटिंग भी डेवलप हो चुका था और ऑफसेट प्रिंटिंग से एक बार में 6 रंगों से छपाई की जा सकती थी। ठीक है, आपसे पूछा जाए ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है तो बता देना कि इससे कलरफुल प्रिंटिंग कर सकते हैं और एक बार में 6 रंगों में छपाई की जा सकती है। ठीक, फिर क्या है? 20वीं सदी के आते ही बिजली से चलने वाले प्रेस भी इस्तेमाल में आने लगे। जैसे ही 20वीं सदी का दौर आया तो बिजली से चलने वाले प्रेस भी इस्तेमाल में आने लगे और इससे छपाई के काम में तेजी आ गई। उसके बाद क्या होता है? इसके अलावा प्रिंट की टेक्नोलॉजी में कई अन्य सुधार भी हुए। सभी सुधारों का सामूहिक सार हुआ कि जिससे छपी हुई सामग्री का रूप ही बदल गया, यानी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया नई नई टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग के क्षेत्र में आने लगी। ऑलराइट, चलिए अब देखें, एक इमेज को देखो आप।
क्या नजर आता है आपको इसको देख के? क्या लगता है कहाँ की इमेज है, किस तरीके की इमेज है, कौन सा प्लेस है? जल्दी से बताओ। ये कोई मार्केट है क्या? बताओ जल्दी से। या फिर कोई सिनेमा हॉल है, टॉकीज है, थिएटर है? क्या लगता है आपको? बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, स्कूल है, कॉलेज है? क्या लगता है? मंदिर? क्या है? एक प्लेस है ये। बस जल्दी से आपको ये बताना है कि किस तरीके की इमेज आपको दिखाई दे रही है, इस इमेज में चल क्या रहा है? कोई बता सकता है? बताइए भाई जल्दी से, क्या लगता है भाई? देखो, यहाँ ऊपर के पार्ट को आप छोड़ दें, यहां से यहां तक के पार्ट को देखें इस इमेज के। यहां पर देखें, आपको क्या दिख रहा है? भगदड़ मची हुई है, लोग कहीं कहीं स्टेबल भी खड़े हुए हैं, छोटी छोटी दुकानें भी लगी हुई हैं, लोग किताबें भी खरीद रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे यहाँ पर हम जाते हैं तो लोग अपना सामान लिए हुए खड़े हैं। यहाँ पर हम जाएंगे तो हमें रेल का इंजन दिखाई दे रहा है, लोग ट्रेन में चढ़ते उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि क्या है? रेलवे स्टेशन है। कहाँ का है? इंग्लैंड का एक रेलवे स्टेशन का ये नज़ारा है। और रेलवे स्टेशन की अब आप यहाँ पर ऊपर दीवारों पर नजर डालें, ये जो ऊपर का पार्ट है मेज का, उस पर नजर डालें तो क्या है? दीवारों पर एडवर्टीजमेंट लगे हुए हैं, विज्ञापन लगे हुए हैं, इश्तेहार लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापन है ये, छपी हुई सूचनाएं और इश्तेहार सड़कों की दीवारों, प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक इमारतों पर लगाए जाते थे, जैसा कि अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये थी प्रिंटिंग की दुनिया। अब देखो, अब भाई किताबों को बेचना है, उनको बेचने के लिए नए नए तरीके कौन कौन से अपनाए गए उस दौर में? किताबें तो छप गई, किताबें छापने के नए नए तरीके कौन से अपनाए, किन किन विषयों पर किताबें छापी गई, किन लोगों ने इंटरेस्ट लिया किताबों में, ये सब बातें हम जान चुके हैं। अब किताबें बेचने के नए तरीके उस दौर में कौन कौन से थे, इसको समझते हैं। तो देखें, 19वीं सदी में कई पत्रिकाओं में उपन्यासों को धारावाहिक की शक्ल में छापा जाता था। क्या कहा गया है? 19वीं सदी में कई पत्रिकाओं में उपन्यासों को धारावाहिक की शक्ल में छापा जाता था। यानी कि मैगजीन्स में अब नोवेल छपने लगे थे। वो भी कैसे? धारावाहिक का मतलब होता है टीवी सीरियल। ठीक है, धारावाहिक का मतलब क्या होता है? टीवी सीरियल होता है। ठीक है, तो अब मैगजीन्स, जैसे कोई नोवेल है, नोवेल में एक पूरी लंबी स्टोरी लिखी हुई है किसी के शुरू से लेके आखिरी तक। अब उस स्टोरी को मैगजीन्स में थोड़े थोड़े पार्ट में छापा जाएगा। जैसे इस महीने की जो मैगजीन आई, ठीक है, उसमें उस कहानी को, उस नोवेल की कहानी के थोड़े से पार्ट को छापा गया। नेक्स्ट मंथ जो मैगजीन आई, उसके आगे की कहानी को छापा गया। ऐसे करते कहानी छपती जाएगी हर महीने की मैगजीन में या वीकली मैगजीन में, जब भी मैगजीन आती हो। ठीक है, इकट्ठी कहानी नहीं छापेंगे मैगजीन में। ठीक है, तो और कैसे छापते थे? धारावाहिक की शक्ल में, यानी कि टीवी सीरीज की, टीवी सीरियल की शक्ल में छापते थे। कि जैसे यहाँ पर ये है एक मैगजीन का पेज। ऑलराइट, ये मैगजीन का पेज है, इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर कोई इमेज लगी हुई है, यहाँ पर कहानी लिखी है, यहाँ पर इमेज लगी हुई है, यहाँ पर कहानी, और जो कहानी, जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए उसी की इमेज यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, बात आ रही है समझ में? कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके की कहानी होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई? अब जब कहानी को लोग देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, और वो भी थोड़ी सी कहानी पढ़ने को मिलेगी, तो लोगों में क्या जागेगी? जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जागेगी कि भाई नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट पढ़ने के लिए वो क्या करेंगे? आगे की कहानी पढ़ने के लिए वो फिर से दूसरी मैगजीन खरीदेंगे, क्योंकि उसी मैगजीन में उनको कहानी मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या होता था? इससे पाठकों को उस पत्रिका का अगला अंक खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। और 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय साहित्य को शिलिंग सीरीज के नाम से सस्ते दर पर बेचा जाता था। जो पॉपुलर लिटरेचर हो जाता था उसको शिलिंग सीरीज के नाम से बहुत कम कीमत पर इंग्लैंड में बेचा जाता था। ठीक, फिर क्या हुआ? अगला काम क्या हुआ? किताब के ऊपर लगने वाली जिल्द का प्रचलन 20वीं सदी में शुरू हुआ। आपकी बुक है, ठीक है, बुक के ऊपर एक कवर होता है, उस कवर को बोला गया है जिल्द। ठीक है, क्या बोला गया है? जिल्द। जिल्द है एक तरीके का कवर। तो पहले कवर नहीं लगे होते थे किताब के ऊपर, तो कवर अब कब लगने लगा? 20वीं सदी में शुरू होने लगा, जिससे और इंटरेस्ट बढ़ने लगा। क्योंकि अपन कवर देख के ही किताब खरीदते हैं ना, जबकि हम कहते क्या है? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। लेकिन कवर देख के ही किताबों को खरीदा जाता है। जितना अट्रैक्टिव कवर होगा, हो सकता है उतनी अच्छी किताब हो। ठीक है, तो किताब के ऊपर लगने वाली जिल्द का प्रचलन 20वीं सदी में शुरू हुआ।
और 1930 के दशक की महामंदी के प्रभाव से पार पाने के लिए पेपरबैक संस्करण निकाला गया जो सस्ता हुआ करता था। हुआ क्या 1930 के दशक में? 1930 के दशक की महामंदी के प्रभाव से पार पाने के लिए एक पेपरबैक संस्करण निकाला गया, ठीक है, क्योंकि 1930 में महामंदी का दौर आया था, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे भाई, किताबें कैसे खरीदते वो? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है किसी भी ह्यूमन बीइंग की या किसी भी प्राणी की? खाना। खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दूसरी चीजें खरीदने का क्या फायदा है, ठीक है। तो 1930 के दशक में जब महामंदी का दौर आया तो उस समय किताबों को सस्ता बेचा जाना था, तो किताबों के पेपरबैक संस्करण को निकाला गया जो सस्ता हुआ करता था, जिससे लोग किताबें खरीद सकते थे। चलिए अब हम सुनेंगे कहानी भारत की, ठीक है। चीन, जापान, कोरिया, यूरोप, सब जगह की कहानी हमने सुन ली, सब जगह के प्रिंटिंग कल्चर को जान लिया, लेकिन अभी भारत तो बाकी है, ठीक है। चलिए, तो भारत का मुद्रण संसार, इसकी बात हम करते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। देखें, मुद्रण से पहले की पांडुलिपियां कैसी होती थी, समझते हैं इसको। मुद्रण युग जब नहीं आया था तो पांडुलिपियां ही चलती थी। पांडुलिपियां किसे कहा जाता है? हाथ से लिखी हुई किताबों को पांडुलिपियां कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में, ध्यान से सुनिएगा आप, भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं यानी कि अलग अलग रीजन की लैंग्वेज, जैसे कि मध्य प्रदेश में 4-5 बोलियां, मान लो कि निमाड़ी चलती है, मालवी चलती है, बघेली चलती है, बुंदेलखंडी चलती है, एक्सेट्रा, ठीक। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो उधर अवधी भाषा, ब्रज भाषा, इस तरीके से। बिहार की बात कर लें तो भोजपुरी चलती है, मगधी चलती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्षेत्रीय भाषाएं, रीजनल लैंग्वेज है। तो भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। हाथ से लिखी पांडुलिपियां ही भारत में प्रचलित थी, जो विभिन्न भाषाओं में लिखी जाती थी, यही परंपरा चलती थी, ठीक है। तो पांडुलिपियां कैसे लिखी जाती थी, अब सुन लो भैया। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों पर, ताड़ क्या है? एक वृक्ष का नाम है। तो ताड़ वृक्ष के पत्तों पर या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी, ठीक है। अब एक तो बन गई, दूसरी कैसे बनाओगे? दूसरी बनाना, उसी के जैसी दूसरी बनाना, यानी कि उसकी कॉपी करना। जैसे कि आपके पास 10th क्लास की आपकी हिस्ट्री की बुक है, तो क्या एक बुक से ही सारे भारत के स्टूडेंट पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना, उसकी जीरोक्स कॉपी चाहिए ना, आपको फोटोकॉपी चाहिए उसकी। तो अब उस समय तो कोई जीरोक्स मशीन थी नहीं कि वो फोटोकॉपी करके आपको दे दे, या एक ही प्रिंटिंग प्रेस से हजारों किताबें छप जाएं, वो तो हाथ से ही लिखना है, बहुत टफ काम होता था। तो पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी, और उनकी उम्र बढ़ाने के लिए, उनकी उम्र बढ़ाने से मतलब क्या है कि पांडुलिपियां जो लिखी गई हैं वो काफी ज्यादा समय तक चल पाएं, तो इनकी उम्र बढ़ाने के विचार से उन्हें जिल्द या तख्तियों में बांध दिया जाता था, एक कवर में या तख्ती में बांध दिया जाता था, ठीक है। फिर बात होती है पूर्व औपनिवेशिक काल की। पूर्व औपनिवेशिक काल यानी कि जब ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर शासन नहीं था, उसके पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो पूर्व औपनिवेशिक काल में बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे, ठीक है। पाठशालाएं बहुत चलती थी बंगाल में, बच्चे जाते थे, उनके गुरुजी पढ़ाते थे, लेकिन बच्चे किताबों से नहीं पढ़ते थे। अब आप कहेंगे तो पढ़ते कैसे थे भाई? इतनी ज्यादा संख्या में पाठशालाएं खुली हुई हैं, उनके गुरुजी पढ़ा रहे हैं, बच्चे किताबों से नहीं पढ़ रहे, तो कैसे पढ़ते थे? अब सुनो भाई, उस दौर के गुरुओं की कहानी सुनो कि गुरु जो उनके होते थे, टीचर जो उनके होते थे, वो अपनी याददाश्त से, वो अपनी मेमोरी से, ठीक है, किताबें सुनाते थे। किताबें उनके पूरे दिमाग में जो है स्टोरेज और किताबों का भरा हुआ था उनकी मेमोरी में, और अपनी याददाश्त से किताबें सुनाते थे, और विद्यार्थी उन्हें लिख लिया करते थे। उनके गुरु अपनी मेमोरी से सुनाते थे, स्टूडेंट्स लिख लिया करते थे, और इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े ही लिटरेट बन जाते थे, यानी कि साक्षर बन जाते थे, पढ़ लिख जाते थे बिना किताब के। और आपको बैग भर के, आपके घर में कमरा भर के, रैक भर के किताबें रखी हुई हैं, तब भी आपको नहीं पढ़ना है। और उस समय बिना किताबों के बच्चे सब कुछ सीख जाते थे, पढ़ जाते थे। आपको चाहिए 100 किताबें जिसमें आप बर्बाद करोगे हजारों रुपए, और आपको पढ़ना नहीं है।
तो भाई अब सोचो कि किताबों की कीमत होती क्या है, कितनी मेहनत से किताबें बनना चालू हुई थी पूरी दुनिया में, और आप क्या करते हो, ऐसे पेश फाड़ा और ऐसे फेंक दिया, ऐसे पेश फाड़ा, उसमें कुछ भी रखा और आपने खा लिया, ठीक है, ऐसे पेश फाड़ा, आपने अपनी टेबल पोंछी और फेंक दिया। तो भाई कागज के इतने से भी टुकड़े की बहुत ज्यादा कीमत होती है। ऑलराइट, चलिए अब देखें पांडुलिपियां किसे कहते हैं। पांडुलिपियां हाथों से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपियां कहा जाता है। इनके प्रयोग की सीमाओं को भी हम जान लेते हैं। तो किताबों की बढ़ती मांग पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। अब पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती थी, हाथ से जो चीज लिखी जाएगी टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, खर्चा ज्यादा होगा, तो किताबों की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब इतना समय एक किताब को लिखने में लगेगा तो कैसे कैसे पांडुलिपियां किताबों की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर पाएंगी। ठीक है, तो किताबों की बढ़ती मांग पांडुलिपियों से पूरी होने वाली नहीं थी, जिसमें समय अधिक लगता था, मांग पूरी नहीं होती थी, नकल उतारना बेहद खर्चीला हुआ करता था। ऑलराइट, और ये बहुत नाजुक होती थी, कमजोर होती थी, जिनके रख रखाव में बहुत ज्यादा खर्चा होता था, एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में बहुत ज्यादा मुश्किल भी आती थी। तो उपरोक्त समस्याओं की वजह से उनका आदान प्रदान मुश्किल था। ठीक है, इन सब समस्याओं की वजह से उनका आदान प्रदान यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह दूसरे व्यक्ति को देना बहुत ज्यादा कठिन था। अब यहां से सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या कि पांडुलिपियां क्या होती हैं, इनके प्रयोग की सीमाएं बताइए। बस यह है पूरा का पूरा आंसर है। क्लियर? ये देखो भाई, ऋग्वेद, वेद तो पता है 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद के कुछ पन्ने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और प्रिंट के आगमन के बाद काफी बाद तक हस्तलिखित पांडुलिपियां प्रकाशित की जाती रहीं, और यह पांडुलिपि मलयालम भाषा में 18वीं सदी में बनाई गई थी, जो ऋग्वेद का पेज आपको दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, चलिए अब मुद्रण संस्कृति भारत आई। अभी मुद्रण के पहले की बात करी थी जब पांडुलिपियां चलती थी। अब जब प्रिंटिंग कल्चर भारत आ गया, मुद्रण संस्कृति भारत आ गई, तब क्या देखने को मिलता है हमें, इसको समझ लेते हैं। तो देखें, प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारक के साथ आया। प्रिंटिंग प्रेस कैसे आया? 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारक के साथ आया था। गोवा में एंट्री हुई थी प्रिंटिंग प्रेस की। कौन लेके आया था? जो पुर्तगीज था, पुर्तगाली था, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आया था, वो लेके आया। ठीक है, तो 1674 ईस्वी की बात करें, 1674 ईस्वी तक कोंकणी एवं कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 पुस्तकें छापी जा चुकी थी। क्या कहा गया है? 1674 तक कोंकणी एवं कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 पुस्तकें छापी जा चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने, किसने? कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी थी। ठीक है, और 1713 में उन्होंने ही पहली मलयालम किताब छापी थी। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो 1579 में पहली तमिल किताब कोचीन में छपी थी, और फिर पहली मलयालम किताब 1713 में छपी थी, कैथोलिक पुजारियों ने छापी थी। ठीक है, फिर भारत में आगे की बात करते हैं कि भारत में और आगे क्या हुआ। फिर एक और नाम याद आता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। क्या नाम है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इनका नाम रट लो। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट, बंगाल गजट कब? 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका, वीकली मैगजीन का संपादन आरंभ किया। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका यानी कि वीकली मैगजीन का संपादन शुरू किया था। ठीक है, अब देखें, एक और नाम आता है गंगाधर भट्टाचार्य का। इन्होंने क्या किया भला? तो गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रकाशन आरंभ किया। संपादन किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। प्रकाशन किसने किया? गंगाधर भट्टाचार्य ने।
ठीक है। और बंगाल गजट ही पहला भारतीय अखबार था, ये भी याद रखना है, पहला भारतीय अखबार था जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना चालू किया था। संपादन किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, प्रकाशन आरंभ किया था गंगाधर भट्टाचार्य ने। ठीक है। और 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्रिकाएं छपने लगी और कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे। इस तरीके से भारत में शुरू होता है प्रिंटिंग कल्चर, जो कि पुर्तगाली धर्म प्रचारक के साथ सबसे पहले गोवा में लाया गया। ऑलराइट, यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, तेजी से कमेंट आना चाहिए भाई। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई सवाल, आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक कमेंट में पहुंचाया जाएगा, बस आपको सवाल पूछने की देर है। ऑलराइट, चलिए तो एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए कि लाइक शेयर बराबर से हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहला काम आपको यह करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ऑलराइट, चलिए आगे की कहानी पर बढ़ते हैं। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। अब प्रिंटिंग कल्चर के चलते भारत में कैसे धार्मिक सुधार होते हैं और सार्वजनिक बहसें चालू होती हैं। तो देखें, पहली बात, प्रिंट संस्कृति से भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस शुरू करने में मदद मिली। जैसे ही प्रिंटिंग कल्चर भारत आया, उससे हर एक चीजों की किताबें छपने लगी। उसकी वजह से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस करने में मदद मिली। लोग कई धार्मिक रिवाजों के प्रचलन की आलोचना करने लगे। वे धार्मिक रिवाज लोगों को पसंद नहीं आते थे, ठीक है, उनकी आम जिंदगी से कनेक्ट नहीं हो पाते थे, उनको वो फिजूल के लगते थे। उन रिवाजों के प्रचलन को लोग क्रिटिसाइज करने लगे कि ये चीज गलत है। ठीक है, फिर अब सुनो भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम सामने आने वाला है, राजा राम मोहन राय का नाम सभी ने सुना होगा भाई। 1821 की बात हो रही है। राजा राम मोहन राय का नाम सुना है। ये समाज सुधारक थे, समाज में कई सारे सुधारों को ही लेके आए थे। जैसे कि इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा को खत्म किया था। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। तो सुनो, उसके पहले 1821 की बात करते हैं। 1821 से राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी प्रकाशित की। ठीक है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन पब्लिश करना किसने चालू किया था? राजा राम मोहन राय ने। संवाद कौमुदी को पब्लिश करना किसने चालू किया? राजा राम मोहन राय ने। ईयर कौन सा था? 1821, 1821 का वो दौर था। ठीक है, अब ये थी एक मैगजीन और इस मैगजीन में, इस पत्रिका में हिंदू धर्म के, अब सुनना भाई, क्या था वास्तव में इस मैगजीन में? हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारों की आलोचना होती थी। हिंदुइज्म में जो स्टेरियोटाइप थॉट्स होते थे उनको क्रिटिसाइज करते थे राजा राम मोहन राय अपनी मैगजीन संवाद कौमुदी में। ठीक, कि हिंदू धर्म में जो भी पुरानी परंपराएं हैं जो जरूरी नहीं है, गैर जरूरी है, उनको खत्म किया जाना चाहिए। ठीक है, अब भाई आलोचना करी जा रही है तो आलोचना को काटने वाले व्यक्ति भी तो पैदा होंगे, जो उन रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, उन परंपराओं को आगे लेके जाने वाले हैं और पुराने समय से उन्हीं परंपराओं के साथ चले आ रहे हैं। तो ऐसे आलोचना को काटने के लिए हिंदू रूढ़िवादियों ने क्या किया? हिंदू रूढ़िवादियों ने अपनी एक मैगजीन निकाली। तो जो बातें हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ राजा राम मोहन राय लिखते थे, उन बातों को हिंदू रूढ़िवादी काटते थे। किसके माध्यम से? एक मैगजीन के माध्यम से जिसका नाम है समाचार चंद्रिका। क्या नाम है? समाचार चंद्रिका। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? एक बात ये हो गई। अब देखो, अब अगली बात है, नई बात है। 1810 की बात करते हैं। 1810 में कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को छापा गया। हालांकि तुलसीदास ने रामचरितमानस को बहुत पहले लिख लिया गया था, लेकिन छापा कब गया? वो 1810 में कलकत्ता में छापा गया। ऑलराइट, क्लियर कहानी? किस तरीके से धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें भारत में प्रिंटिंग कल्चर के आने से शुरू हो गई थी। अब देखें, अब हम बात करते हैं 1880 की। तो 1880 के दशक से लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने आम बोलचाल की भाषाओं में धार्मिक ग्रंथों को छापना चालू कर दिया। क्या कहा गया है?
1880 के दशक से लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने क्या किया, आम बोलचाल की भाषा में, यानी कि जो वहां की लोकल लैंग्वेज थी उस भाषा में धार्मिक ग्रंथों को, रिलीजियस बुक्स को छापना चालू कर दिया। और इस तरह से प्रिंट के कारण धार्मिक ग्रंथ आम लोगों की पहुंच में आ गए और इससे नई राजनीतिक बहस की रूपरेखा निर्धारित होने लगी। ऑलराइट, और प्रिंट के कारण ही भारत के एक हिस्से के समाचार दूसरे हिस्से के लोगों तक भी पहुंचने लगे, यानी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, हर जगह की खबरें लोगों तक पहुंचने लगी। इससे लोग एक दूसरे के करीब भी आने लगे। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात? तो भारत में प्रिंटिंग कल्चर में हमने क्या क्या जाना कि पुर्तगाली धर्म प्रचारक के साथ गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आया था, वहां से कई सारी किताबें छपी, सबसे पहले तमिल में छपी, फिर मलयालम में छपी, फिर धार्मिक ग्रंथ भी छपने लगे, सार्वजनिक बहसें होने लगी, समाज सुधारकों ने अपने अपने विचारों को लिखा, जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनको क्रिटिसाइज किया, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए समाचार चंद्रिका नाम की एक मैगजीन छपी जो हिंदू रूढ़िवादी छापते थे। उसके बाद जो है प्रिंटिंग के कारण धार्मिक ग्रंथ आम लोगों तक पहुंचने लगे और हर एक जगह की घटनाएं, पूरे भारत देश की घटनाएं अब हर एक व्यक्ति तक पहुंचने लगी। ऑलराइट, चलिए चलते हैं अब आगे। अब देखें मुस्लिमों ने मुद्रण संस्कृति को कैसे लिया। जो प्रिंटिंग कल्चर पूरे भारत में फैल रहा था, अब भारत में रहने वाले मुस्लिमों ने इस प्रिंटिंग कल्चर को कैसे लिया, समझते हैं इसको। तो 1822 के दौर की हम बात करते हैं। 1822 में फारसी में 2 अखबार चालू हुए, फारसी भाषा में, ठीक है, जिनके नाम क्या थे, जामे जहांनामा और शमसुल अखबार। तो 1822 में फारसी में 2 अखबार शुरू हुए जिनके नाम थे जामे जहांनामा और शमसुल अखबार। और उसी साल एक गुजराती अखबार भी शुरू हुआ जिसका नाम था बंबई समाचार। अब आप कहेंगे गुजराती अखबार शुरू हुआ है और बंबई समाचार नाम है उसका, ये कैसे हो सकता है? बंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। गुजराती समाचार गुजरात के लिए चालू होना चाहिए भाई, महाराष्ट्र के लोग गुजराती भाषा कैसे पढ़ेंगे, गुजराती अखबार कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही हुआ करते थे, ठीक है, बाद में इनका विभाजन हुआ था, बाद में ये अलग अलग स्टेट बने थे, ठीक है। तो जब 1822 में फारसी में 2 अखबार चालू हुए, जामे जहांनामा और शमसुल अखबार, उसी साल एक गुजराती अखबार भी चालू हुआ जिसका नाम था बंबई समाचार, ठीक है। फिर उत्तरी भारत के उलेमाओं ने, अब आप कहेंगे कि उलेमा क्या होते हैं, तो उलेमा मुस्लिमों के धर्मगुरुओं को कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तरी भारत के उलेमाओं ने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के उर्दू और फारसी अनुवाद छापने शुरू करे और उन्होंने धार्मिक अखबार और गुटके भी निकाले। अब आप कहेंगे ये गुटका क्या होता है, ठीक है। तो गुटका जो होता है एक छोटी सी, इतनी सी किताब होती है, मतलब पॉकेट बुक आप उसको कह सकते हो, ठीक है। छोटी सी किताब होती है जिसको आप अपने पॉकेट में, जेब में रख सकते हो, जब भी मन हो खोलो, पढ़ लो, वापस रख दो। तो ऐसे धर्म ग्रंथों के उर्दू और फारसी अनुवाद छापने शुरू करे और उलेमाओं ने धार्मिक अखबार और गुटके भी निकाले अपने अपने। फिर होती है स्थापना मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही देवबंद सेमिनरी की। देवबंद सेमिनरी की स्थापना 1867 में हुई, 1867 में हुई। और इस सेमिनरी ने क्या किया? इस सेमिनरी ने एक मुसलमान के जीवन में सही आचार विचार को लेकर हजारों हजार फतवे छापने शुरू करे। किसकी स्थापना होती है? देवबंद सेमिनरी की स्थापना होती है 1867 में। और इस सेमिनरी ने क्या किया? इस सेमिनरी ने एक मुसलमान के जीवन में सही आचार विचार क्या होने चाहिए उसको लेकर हजारों हजार फतवे छापने शुरू कर दिए। फिर अब प्रकाशन के नए नए रूप अब हमें देखने को मिलेंगे। अभी तो हमने धार्मिक बातें कर ली कि भारत में किस प्रकार की धार्मिक किताबें छापी जा रही थी, क्या उनका असर हो रहा था, मुस्लिमों ने मुद्रण संस्कृति को अपने धर्म के अनुसार कैसे लिया। अब देखो भाई, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशन के नए नए रूप। तो शुरू में भारत के लोगों को यूरोप के लेखकों के ही उपन्यास पढ़ने को मिले थे। जब भारत में प्रिंटिंग कल्चर आया था उसके पहले यूरोप में आ चुका था और यूरोप से ही भारत आया था प्रिंटिंग कल्चर। तो भारत के लोगों को जो नोवेल पढ़ने मिलते थे या उपन्यास शुरुआती दौर में पढ़ने को मिलते थे, वे कैसे होते थे? यूरोप के राइटर्स के द्वारा ही लिखे होते थे,
ठीक है। तो वे उपन्यास अब यूरोप के राइटर्स ने लिखे हैं तो उनके परिवेश में ही लिखे गए होंगे, ठीक है, यूरोप के परिवेश में लिखे गए होंगे। यूरोप का जो वातावरण होगा, वहाँ का जो रहन सहन होगा, वहाँ जो काम होते होंगे, वहाँ के जैसे लोग होते होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग वो नोवेल लिखे हुए होते थे। तो अब भारत के लोग यूरोप के कल्चर से, यूरोप के परिवेश से, यूरोप के एनवायरमेंट से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ और है। तो बाद में क्या हुआ, भारतीय परिवेश पर लिखने वाले लेखक भी उदित हुए। बाद में भारत का जो वातावरण है, भारत की जो बातें हैं, भारत की जो संस्कृति है, रहन सहन है, खान पान है, धर्म है, आचार विचार है, हर एक चीज उस पर अब बातें लिखी जाने लगी थी। ऐसे उपन्यासकार अब भारत में भी हो गए थे। तो ऐसे उपन्यासों के चरित्र यानी कि नोवेल के कैरेक्टर्स और भाव से पाठक बेहतर ढंग से अपने आप को जोड़ पाते थे। जिन कैरेक्टर्स के बारे में भारत में लिखे गए नोवेल में बात होती थी, जिन फीलिंग्स की बात होती थी, जिन भावों की बात होती थी, तो उनको पढ़ने वाले लोग, भारतीय लोग, पाठक बहुत अच्छे से अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे कि वो सारी चीजें लिखी हैं, वे जो जिंदगी वे स्वयं जी रहे हैं या अपने आसपास की दुनिया में देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। फिर लेखन की नई नई विधाएं भी सामने आने लगी। नई नई विधाएं जैसे कि गीत। अब भारत की बात हो रही है, यूरोप की बात हम कर चुके, यूरोप में ये सब चीजें हो चुकी थी। अब भारत में जो है अब नई नई चीजें लिखी जाने लगी थी, प्रकाशन के नए नए रूप हमें दिखाई देने लगे थे, जैसे कि गीत, लघु कहानियां यानी कि शॉर्ट स्टोरीज, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर निबंध, ये सारी बातें लिखी जाने लगी थी। ऑलराइट, फिर देखें 19वीं सदी के अंत की हम बात करें तो 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी रूप ले रही थी। कैसी? कई प्रिंटिंग प्रेस चित्रों की नकलें भी भारी संख्या में छापने लगे। ठीक है, और राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों की कलाकृतियों को अब जन समुदाय के लिए प्रिंट किया जाने लगा। राजा रवि वर्मा एक बहुत बड़े भारतीय चित्रकार थे और उनकी कलाकृतियों को अब हर एक व्यक्ति के लिए, जन समुदाय के लिए प्रिंट किया जाने लगा। और 1870 तक आते आते क्या होता है, 1870 तक आते आते पत्रिकाओं और अखबारों में यानी कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में कार्टून भी छपने लगे थे। ठीक है, और ऐसे कार्टून कैसे छपते थे? तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर कटाक्ष किया करते थे। जो उस समय का समाज था, उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी, उस समय की पॉलिटिक्स थी, उस समय की राजनीति थी, उसको लेकर उस पर कटाक्ष करते थे यानी कि कमेंट करते थे। अभी भी आप कभी न्यूज़पेपर देखते हो तो साइड में कॉर्नर में, जैसे कि ये न्यूज़पेपर का हिस्सा है, ठीक है, पढ़ते हो न्यूज़पेपर आप सभी की नहीं पढ़ते हो, सबसे पहले तो यह बता दो। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है कोई सा, यहाँ पर कोई हेडलाइन लिखी है, यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक में कोई कोई खबरें छपी हुई हैं, और साइड में कॉर्नर में जब आप देखते होगे इतने से ब्लॉक में एक कार्टून बना होता है। ठीक है, उसमें एक छोटी सी इमेज भी बनी होगी कुछ, और कुछ लिखा भी होगा, और अधिकतर ये कार्टून राजनीति पर ही टिप्पणी करते हैं, देश की पॉलिटिक्स पर ही कमेंट करते हैं। तो ये चीज आज से नहीं चली आ रही है, ये चीज पुराने समय से ही चली आ रही है। तो ऐसे कार्टून तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कटाक्ष यानी कि कमेंट भी किया करते थे। ऑलराइट, अब देखें, अब हम बात करेंगे महिलाएं और मुद्रण की। महिलाओं पर प्रिंटिंग कल्चर का असर किस तरीके से पड़ा, महिलाओं ने प्रिंटिंग कल्चर को कैसे लिया, तो समझे इसको। जैन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट पहने, जॉर्ज इलियट आदि के लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी। क्या कहा गया है? जैन ऑस्टिन, ब्रांट पहने, जॉर्ज इलियट आदि के लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी। ये सब महिलाएं हैं जो लेखन कार्य किया करती थीं, और नई नारी की परिभाषा इन्होंने क्या दी? नई नारी की परिभाषा दी कि वो नारी जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, वो नारी जिसमें गहरी समझ थी, सूझबूझ थी, और जिसका अपना खुद का दिमाग था, और वो नारी जिसकी अपनी खुद की इच्छा शक्ति थी। तो जब महिलाओं ने लिखना चालू किया तो महिलाओं उनके जरिए नई नारी की एक नई परिभाषा उभरी कि नारी सिर्फ घर के काम के लिए नहीं है। नारी को क्या समझ लिया जाता है कि बस तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें चार दीवार के भीतर बंद रहना है, घर का काम काज करना है, बच्चे पालना है, बच्चे पैदा करने हैं, बस। लेकिन जो उस समय की लेखिकाएं थी, लेखिकाओं ने लिखना चालू किया तो उसमें एक नई नारी की परिभाषा सामने आती है जिसमें ये सब बातें लिखी हुई थी। ठीक है,
तो महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी कि महिलाओं की क्या भावनाएं होती हैं, महिलाओं की असल जिंदगी क्या होती है, महिलाएं क्या चाहती हैं, उनकी इच्छा शक्ति क्या होती है। इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में, अब सुनना भाई, जो मिडिल क्लास फैमिली थी उन घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर इसका नाम याद रखना है भैया आपको, ये जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है ना, यहाँ से सवाल पक्का आएगा। ठीक है, तो 1876 में एक किताब लिखी गई भाई, ठीक है, आत्मकथा लिखी गई, ऑटोबायोग्राफी लिखी गई रस सुंदरी देवी की। किसकी? रस सुंदरी देवी की एक आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखी गई जिसका नाम था अमर जीवन। क्या नाम था? अमर जीवन। क्लियर हो रही है बात? अमर जीवन से क्या समझ में आता है? बंगाल के क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो आत्मकथा क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब व्यक्ति स्वयं की कहानी खुद लिखे, स्वयं की जिंदगी के बारे में खुद लिखे, तो उसे क्या कहा जाता है? जिसमें उसके पूरे जीवन का वर्णन हो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें जीवनी की तो उसे कहा जाता है बायोग्राफी। क्या कहा जाता है जीवनी को? बायोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, बायोग्राफी कौन लिखता है? आपके जीवन के बारे में जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखे तो उसे कहा जाएगा जीवनी, बायोग्राफी, और जब आपके जीवन के बारे में आप खुद लिखें तो उसे कहा जाएगा आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी। ऑलराइट, चलिए आगे की कहानी देखें आप। 1888 में ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत पर रोष किया। जो उच्च जाति की नारियां थी, उस समय नारी किसी भी कास्ट की हो, किसी भी वर्ग की हो, हालत उसकी खराब थी, उसको दबा के रखा जाता था, उसका शोषण किया जाता था। तो 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत पर रोष जाहिर किया। ठीक है, रामचड्डा नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने क्या किया? औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख दी कि औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनना चाहिए, और उस सीख को देने के उद्देश्य से एक किताब लिखी, स्त्री धर्म विचार, जो उनकी बेस्ट सेलिंग थी। ठीक है, फिर 1871 की बात करते हैं। 1871 ज्योतिबा फुले का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये जाति में सुधार करने वाले बहुत बड़े समाज सुधारक हुआ करते थे। तो 1871 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। याद रखना, गुलामगिरी किसकी किताब है? ज्योतिबा फुले की किताब है। कब लिखी गई थी? 1871 में लिखी गई थी। ऑलराइट, चलिए अब देखें प्रिंट और गरीब जनता। क्या गरीब जनता भी प्रिंटेड सामग्री को खरीद पाती थी, पढ़ पाती थी? तो चलिए समझते हैं इसको भी। तो देखें, मद्रास के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थीं। क्या कहा गया है? मद्रास के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी, और इन किताबों को मद्रास, जो कि वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, और इन किताबों को अब चौक चौराहों पर बेचा जाने लगा था, जिससे आसानी से लोग उन किताबों से परिचित रहें, आते जाते लोग किताबों को देखते रहें, खरीदते रहें। ठीक है, तो अब गरीब लोग भी किताबों को खरीदने लगे थे, और 20वीं सदी के शुरुआत से, कब से? 20वीं सदी के शुरुआत से सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना शुरू हो गई। इन पुस्तकालयों के कारण लोगों तक किताबों की पहुंच बढ़ने लगी। कई अमीर लोग पुस्तकालय बनाने लगे, नई नई लाइब्रेरी बनाने लगे, ताकि उनके क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सके कि भाई हाँ, लोग जाने कि भाई फलाना अमीर व्यक्ति है, इसने ये लाइब्रेरी खोली है, सबके लिए खोली है। ठीक, फिर क्या होता है? कानपुर के एक मिल मजदूर थे काशी बाबा। कौन थे? काशी बाबा। उन्होंने 1938 में छोटे और बड़े का सवाल लिखकर और छापकर जाति एवं वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश करी। कानपुर में एक मिल मजदूर के रूप में काम किया करते थे काशी बाबा, और इस तरीके से भारत में हर एक विषयों पर किताबें लिखी जाने लगी थी। मजदूरों तक, महिलाओं तक, बच्चों तक किताबों की पहुंच धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे प्रिंट एंड सेंसरशिप की, प्रिंट और प्रतिबंध की। प्रिंटिंग कल्चर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था दुनिया में भी और साथ ही साथ भारत में भी।
भारत में हर जगह। अब उस समय हमारे यहाँ शासन किसका था? अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिशर्स का शासन था, अंग्रेजी सरकार का औपनिवेशिक शासन था। ठीक है, तो अब देखना अब होता क्या है कि 1798 के पहले तक की अगर हम बात करें तो 1798 के पहले तक उपनिवेशी शासक यानी कि ब्रिटिश शासक, ठीक है, सेंसर को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थे। अब आप कहेंगे कि ये सेंसर क्या होता है? ठीक है, जैसे कि कोई किताब है, किताब में कोई आर्टिकल लिखा है या कुछ भी लिखा है, किताब में कोई भी बात लिखी या मैगजीन में या न्यूज़पेपर में कुछ भी लिखा है, ठीक है, अब उसमें एक बात ऐसी लिखी है कि जो किसी का विरोध करती हो, वो बात सही नहीं जमती हो, ठीक है, तो उस बात को क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए, सेंसर कर दिया जाए, उस बात को हटा दिया जाए उस पार्ट से। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो उसी को कहा जाता है सेंसर। तो 1798 के पहले तक उपनिवेशी शासक सेंसर को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थे। शुरू में जो भी थोड़े बहुत नियंत्रण लगाए जाते थे वे भारत में रहने वाले ऐसे अंग्रेजों पर लगाए जाते थे जो कंपनी के कुशासन की आलोचना करते थे। यानी कि सेंसरशिप शुरुआती दौर में नहीं लागू की गई थी, और अगर लागू की भी गई थी तो अंग्रेजों पर ही की गई थी। और किस अंग्रेजों पर? जो भारत में रहते थे, वे अंग्रेज जो भारत में रहते थे और अंग्रेजी सरकार के कुशासन यानी कि अंग्रेजी सरकार के बुरे शासन की आलोचना करते थे, अंग्रेजी शासन को क्रिटिसाइज करते थे, उन पर ऐसे नियंत्रण लगाए जाते थे, उन पर ऐसी सेंसरशिप थोपी जाती थी। ठीक है, लेकिन जब हुई 1857 की क्रांति, द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, जिसे हम फर्स्ट स्वाधीनता संग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजी हुकूमत का रवैया बदल गया। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी, हर एक व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर छपवा सकता है। अब इसके प्रति रवैया बदलने लगा अंग्रेजी हुकूमत का, अंग्रेजी शासन का, क्योंकि 1857 की क्रांति में जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था और जिस तरीके से लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं को जो है भेजा जा रहा था, लोगों के मन में डाला जा रहा था, उसी के फलस्वरूप तो 1857 की द ग्रेट रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है, अब जो है अंग्रेज भले ही भारतीय उसमें जीत नहीं पाए थे, भले उस समय में आजादी नहीं मिल पाई थी, लेकिन अंग्रेजी शासन जो है थोड़ा हिल गया था, कांप गया था कि भाई साहब अब भारतीय जो है चुप नहीं रहने वाले, अब हमारा शासन ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने भारत में 1878 में 1878 में क्या कर दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया। ठीक है, जिसके तहत भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। तो जब यह कानून लागू किया गया, इस कानून ने सरकार को वर्नाकुलर प्रेस में, जो हमारे यहाँ का वर्नाकुलर प्रेस था, उसमें समाचार और संपादकीय पर सेंसर लगाने की अकूत शक्ति प्रदान करी कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी शासन के विरोध में कुछ छापता है, राजद्रोही रिपोर्ट कोई छापता है, तो उस अखबार को वार्निंग दी जाएगी, उस न्यूज़पेपर को, उस प्रिंटिंग प्रेस को चेतावनी दी जाएगी कि भाई साहब आप ऐसी बात हमारे विरोध में नहीं छाप सकते। पहले तो चेतावनी देंगे, पहले तो वार्निंग देंगे, और अगर उस वार्निंग को आप अप्लाई नहीं करते हो, नहीं मानते हो, तो आपके प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, सील लगा दी जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उस चेतावनी का अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था तो फिर ऐसी संभावना होती थी कि प्रेस को बंद कर दिया जाए और प्रिंटिंग मशीनों को जब्त कर लिया जाए। क्लियर? तो इस तरीके से थी पूरी कहानी प्रिंटिंग कल्चर की और मॉडर्न वर्ल्ड की, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया की, कि सबसे पहले कैसे शुरुआत हुई प्रिंटिंग कल्चर की। तो सबसे पहले तो हमने बात करी थी चाइना की, चाइना से जापान, कोरिया, फिर उसके बाद इटली, जब मार्को पोलो जो इटालियन यात्री था, यूरोप का था, वो चीन घूमने गया था, तो चीन से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को अपने साथ लेके आया था। इस तरीके से यूरोप में ये प्रिंटिंग तकनीक फैली। फिर एक पुर्तगाली धर्म प्रचारक या पुर्तगाली यात्री जब भारत आया, भारत में गोवा में प्रवेश किया, तो इस तरीके से भारत में प्रिंटिंग कल्चर ऐड हुआ। फिर धार्मिक विवाद और समाज सुधार किस तरीके से प्रिंटिंग कल्चर की देन है, किस तरीके से महिलाएं, बच्चे, मजदूर, गरीब वर्ग सभी पढ़ने से जुड़े, चाहे वो यूरोप की बात हो, चाहे भारत की बात हो, चाहे दुनिया के किसी भी देश की बात हो।
ठीक है। फिर उसके बाद जब ब्रिटिश शासन भारत आया तो ब्रिटिश शासन ने किस तरीके से भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा लगाया। ऑलराइट, पूरी कहानी इतनी है। चलिए, तो सबको समझ में आ गया। तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन तो अपना खत्म हो गया है। और हाँ, ये रिवीजन क्यों कराया गया है, जो पहले के वीडियोस आपने पढ़े हैं ना, पहले का जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जितना इस चैप्टर का है, अलग अलग पार्ट्स हैं, और उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सब का ये एक रिवीजन आपको हो जाए। तो सीधा रिवीजन पर नहीं जाना है। रिवीजन पहले होता नहीं है, पहले होता है हर एक चीज़ को समझो पढ़ो, रिवीजन होता है उसके बाद का पार्ट। तो अगर अभी तक पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं, हर एक कंसेप्ट को डिटेल में समझना है, उसके बाद आपको आना है रिवीजन पार्ट पर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना है। ऑलराइट, तो हर एक चैप्टर इसी फॉर्मेट में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में सब कुछ है, आपको हर एक चीज़ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अब क्या करना है भाई, हिस्ट्री का चैप्टर 5 का ये है आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो कि खत्म हो चुका है। इस तरीके से आपकी पूरी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, हिस्ट्री की हिस्ट्री हो चुकी है। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक अगले सेशन में, एक बेहतरीन सेशन में। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं, सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।